बहुत बहुत आईपीओ सेंट्रल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं सर। अब मैं संक्षेप में आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये आपने कैसे किया, इसमें बैकग्राउंड क्या था आपका, कहाँ से आपको आइडिया मिला। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, जैसे कि आप जानते हैं, एक ऑलरेडी एक रेलवे टेक्नोलॉजी कंपनी, एक इमर्जिंग रेलवे टेक्नोलॉजीज कंपनी है ऑफ इंडिया। तो हम्म। हम तकरीबन 1.5 डिकेड्स, लास्ट 15 साल से रेलवे के सप्लायर हैं। एंड हमने अपनी जो जर्नी स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया एक प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, केबल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। बहुत सारी केबल्स रन करती हैं ट्रेन्स में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बंडल करने के लिए हमने हमने एक प्रोडक्ट लाइन डेवलप किया, इंडिजिनाइज किया, जो इंपोर्ट हुआ करती थी। फर्दर डाइवर्सिफाई किया, कई और प्रोडक्ट्स को ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, जैसे कंप्लीट केबल असेंबलीज, फर्दर स्विच गियर एंड इलेक्ट्रिकल पैनल्स, इनको स्विच बोर्ड कैबिनेट्स कहा जाता है, सभी रेलवे कोचेस में वो इंस्टॉल होती है। और 2016-2017 आते आते हमें हमें लगा कि वी शुड डू समथिंग 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 डिफरेंट, सो दैट हम रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का एक इंटेग्रल पार्ट बन सके। और बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, बहुत ही मार्केट रिसर्च के बाद हमने एक प्रोडक्ट का चयन किया, और विच कैन बी नथिंग कैन बी अ बेस्ट कंटेंडर देन प्रोपल्सन सिस्टम। प्रोपल्सन सिस्टम एक हार्ट और एक ब्रेन होता है ट्रेन का, और इसके ऊपर, इसके इर्द गिर्द ही सभी टेक्नोलॉजीज घूमती हैं, विच इज अ मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ ट्रेन और अ लोकोमोटिव। इसका हम्म। आर एन डी हमने शुरुआत की, तकरीबन 5 साल का पूरा प्रोग्राम था। और एक आर एन डी सेंटर के साथ हमने टीम्स बिल्ड की। और जनरली एक इलेक्ट्रिकल या एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डोमेन आइटम है, बट इसके अंदर उतना ही महत्वपूर्ण मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, और थर्मोडायनेमिक्स या फिजिक्स भी कह सकते हैं कुछ। तो इन सब की टीम्स फॉर्म की गई। ये सब होने के बाद जब प्रोडक्ट डेवलप हुआ, हमको तकरीबन 2 साल की जर्नी से गुजरना पड़ा, जिसको हम एक अप्रूवल की जर्नी कहते हैं इंडियन रेलवेज की, क्योंकि एक सेफ्टी क्रिटिकल आइटम है और भी पैसेंजर्स की सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। तो इसके अंदर तकरीबन 2 साल के अंदर उन्होंने हर तरह के टेस्ट और वो कंडक्ट किए, और उसके बाद तकरीबन 50,000 किलोमीटर लोकोमोटिव ट्रेन्स को लेकर चला। और पहली बारी में ही वी वर वेरी लकी कि पहली बारी में ही बहुत ही फ्लॉलेसली हम इसको अचीव करके ले गए। और पिछले साल 2025 सितंबर का टाइम था जब हमारे को लोकोमोटिव प्रोपल्सन सिस्टम का अप्रूवल मिला, और इसके कारण साथ हमारा नाम दर्ज हो गया उन ग्लोबल कंपनीज के अंदर। वेरी फ्यू ग्लोबल कंपनीज जो पूरी कहते हैं कि जिनके पास स्पेशलाइजेशन है इसकी डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की, इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की, उनके साथ हमारा नाम दर्ज हो गया। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये टेंडर्स रेगुलरली रेलवे से आते रहते हैं। तो उसके साथ हमको ऑर्डर्स मिलना चालू हुआ सितंबर के बाद, और आज हम तकरीबन 1,000+ करोड़ की ऑर्डर बुक के ऊपर खड़े हैं, और अपने को स्केल अप करना चाहते हैं, सो दैट हम इस रिक्वायरमेंट्स को, इस सप्लाईज को मीट कर पाए। सो वंडरफुल, दिस इज परफेक्ट। आपने अभी मेंशन किया आपकी ऑर्डर बुक 1,000 करोड़ की है, तो ये जो आपका एनुअल रेवेन्यू है उसका तो कई गुना हो गया है ये। मतलब आपको तो यही करीब आप 20 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल गई है। आप यही कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम एक कन्वेंशनल आइटम्स और कन्वेंशनल प्रोडक्ट से अपने आप को तब्दील करके इस नई टेक्नोलॉजी में जैसे हम लेकर आए, तो एक कंपनी का रीबर्थ कह सकते हैं। तो इसको आप वो पुराने हम्म। कन्वेंशनल ऑर्डर बुक और बिजनेस के साथ नहीं जोड़ सकते। तो एक स्मॉल कंपनी लाइक 50-60 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी स्ट्रेट अवे 1,000 करोड़ की रिकरिंग ऑर्डर बुक के ऊपर, जो हर साल इस तरह के ऑर्डर्स आते रहते हैं, हर साल के एनुअल रिक्वायरमेंट है, उसकी तरफ बढ़ने जा रही है। उसका सभी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, मैन पावर को ट्रेनिंग दे दिया गया है, सब मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, असेंबली इक्विपमेंट्स, टेस्ट बेड सब अवेलेबल है। बट एक इम्पॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल का हमारे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट था, वो इस आईपीओ के प्रोसीड से हम पूरा करना चाहते हैं। अगर टोटल 290 करोड़ का आप आईपीओ देखेंगे, इसके अंदर जो मेजर प्रोसीड है 180 करोड़, वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए ही रखा गया है। और हम्म। जिससे हम एक बहुत बड़े क्वांटम में परचेजिंग कर सकेंगे, और एनेबल करेगी हमारे को चर्न आउट करने के लिए। तो मोहित जी, कपल ऑफ क्वेश्चंस है। आपकी एक और कंपनी लिस्टेड है ऑलरेडी, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। तो वो भी रेलवे टेक्नोलॉजी में है, डोमेन ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं कहूँगा, लेकिन टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन डोमेन सेम है। बट क्या कारण रहा कि आपने इन दोनों कंपनीज को अलग अलग रखा है? ये दोनों एक कंपनी के अंदर भी एज अ डिफरेंट सेगमेंट ऑपरेट हो सकती थी शायद। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है और इसको कह सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, राइट। और ये कंपनी हमने जैसे बताया इसकी शुरुआत तकरीबन 2010-2011 में हो गई थी और इसके अंदर हमने शुरू से ही सारा अपना कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिकल की तरफ रखा। अब रेलवेज कहने को एक इंडस्ट्री है, बट अपने आप में एक इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स फंक्शन करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप बात करें ट्रैक लेइंग की, एक अलग इंजीनियरिंग है। अगर आप बात करें सिविल स्ट्रक्चर्स की, एक अलग इंजीनियरिंग है। अगर आप बात करें ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशंस की, अलग तरह के इक्विपमेंट, अलग तरह की टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। इसी तरह से एक डोमेन है सिग्नलिंग सिस्टम्स का, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, इलेक्ट्रिकल का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है। और वहां पे एक अलग तरह की एक्सपर्टीज, एक अलग तरह की टीम्स की जरूरत है। आपने जब क्वाड्रेंट का के बारे में बात किया, आप देखेंगे कि हमारा जो R&D सेंटर है वो ज्यादा हैदराबाद में और बेंगलोर में कन्फाइंड है, क्योंकि इस तरह की स्पेशलाइजेशन हमें बहुत ज्यादा वहां पे मिलती है और वहां पे ही इसके R&D सेंटर रखे गए। अब जब ये एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स ने इसके आगे कदम रखा, प्रोपल्सन सिस्टम के आगे कदम रखा, और उस टाइम तक हमारे खुद काफी ज्यादा केबल्स का हमारा रिक्वायरमेंट था। तो सोचा गया कि क्यों ना केबल्स का भी हम एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा लिया जाए, और क्यों ना हम अपनी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ही केबल्स बनाने लग जाए। उसके लिए हमने जब ये कदम आगे बढ़ाया तो हमने रियलाइज किया कि इसके अंदर तो एक स्पेशल प्रोसेस और स्पेशल फैसिलिटी इन्वॉल्व है, जिसका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड के साथ भी ताल्लुक है, एंड काफी बड़ा केपेक्स हो जाएगा। तो देन एट दैट टाइम हमने 3 और बिजनेस हाउसेस के साथ, 3 और कंपनीज जो भी रेलवेज डोमेन के अंदर ही हैं, उनके साथ टाई अप किया, और 4 कंपनीज मिलके, इसी को इसलिए उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है, जिसके अंदर हमारा इक्वल 25% पार्टनरशिप थी, बाकी सबकी 25-25 इक्वल थी। मिलके हमने केबल का प्लांट लगाया, और उसी प्लांट के अंदर फर्दर डाइवर्सिफाई करने के लिए हमने सिग्नलिंग सिस्टम्स का जो डोमेन है उसके उसके अंदर एंट्री की है। बट दोनों कैपेबिलिटीज, जैसे मैंने बताया, दोनों टीम्स, दोनों 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 अध्याय बिल्कुल ही अब एक दूसरे से अलग है। इसका कोई भी आपस में कोई मिश्रण नहीं है कि एक कैपेबिलिटी दूसरी जगह में काम करेगी। जो मेथोडोलॉजीज हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स और मशीन्स रिक्वायर्ड, दे आर नॉट कॉमन, दे आर डिफरेंट, 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो हमने एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स को कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल की तरफ ही केंद्रित करने का निश्चय किया, बिकॉज ये बहुत बड़ा हमारे लिए सब्जेक्ट है। सिर्फ हम लोकोमोटिव प्रोपल्सन नहीं, इसके बाद ईएमयू और मेमू के प्रोपल्सन बनाने जा रहे हैं, जो कि काफी सिमिलर होते हैं मेट्रो ट्रेन्स और वंदे भारत की ट्रेन्स के। इसके बाद हम तकरीबन मेरीन इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर भी प्रोपल्सन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वेसल्स के लिए, उसके अंदर हम इसके बाद फर्दर पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे, वहां पे इस तरह के पावर इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा सब्जेक्ट ये है, not signaling systems, which is a very different ball game. सो गोइंग फॉरवर्ड आपका मेन बिजनेस एमवी इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहने वाला है? एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स रहने वाला है। इलेक्ट्रो सिस्टम्स, या ओके। और आपने ये भी मेंशन किया कि आपने इसके लिए काफी लंबा एक जेस्टेशन पीरियड होता है, जिसके दौरान रेलवे इसको टेस्ट करती है, और अभी आपके पास काफी अच्छा इसमें ऑर्डर बुक आ गया है। इससे पहले इंडियन रेलवेज के लिए कौन सप्लाई किया करता था? आपके पीयर्स कौन है? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। जैसे मैंने बताया कि हम बहुत प्रेस्टिजियस मूवमेंट के अंदर एंटर किए जब हमारा अप्रूवल हुआ सितंबर 2025 में। वो इसलिए बिकॉज ग्लोबली अब कुछ ही सप्लायर्स हैं, ग्लोबल यू कैन से यूरोपियन सप्लायर और जापानीज सप्लायर्स, प्रोबेबली साउथ कोरियन सप्लायर, जो मिलके पूरी ग्लोबल रेलवे इंडस्ट्री को चलाते हैं और प्रोपल्सन सिस्टम के सप्लायर बनते हैं। जब भी किसी देश का
कोई नए प्रोग्राम्स आते हैं ट्रेन्स के, अगर हम हाई स्पीड ट्रेन्स की बात करते हैं, या फिर हम नई टेक्नोलॉजीज लाइक हाइड्रोजन ट्रेन्स की बात करते हैं, या फिर हम हमारी ट्रेन की सिटीज की डेंसिटी बढ़ जाती है तो हम मेट्रो ट्रेन्स और ईएमयू ट्रेन्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर उनकी मदद ली जाती है, क्योंकि प्रोपल्सन सिस्टम अकॉर्डिंगली डिजाइन होता है। So अगर हमारे peers देखेंगे तो mostly we as I said that they are mostly global companies at the moment. वो कुछ यूरोपियन कंपनीज है, जापानीज कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, तो we are one among them now basically. अच्छा, ओके। और आपने अपने आरएचपी में हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स को एज अ पीयर मेंशन किया है, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं आपके बिजनेस में और हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स के बिजनेस में? As I mentioned कि जनरली स्पीकिंग आपको 1-to-1 पीयर कई बार नहीं मिल पाता है, तो जी। हिंद रेक्टिफायर्स में जो हमारे बैंकर्स ने उनको मेंशन किया, बिकॉज हिंद रेक्टिफायर्स भी एक बहुत पुरानी, बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में रही है और रेलवेज के सेगमेंट में रही है। तो उन्होंने भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स जो लोकोमोटिव्स में यूज होते रहे हैं, तो वो उन्होंने डेवलप किए, और is besides this they are also manufacturing other equipments like transformers, motors, which we are not manufacturing. We cannot say कि एकदम 1-to-1 peer है, but उनका intent जो हमने last calls के अंदर सुना, तो वो उसमें they are progressing towards a propulsion system completely as locomotive propulsion system supplier. तो वो भी इसी तरफ की जर्नी तय कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। और क्या ये कहना सही होगा मोहित जी कि ये टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से भारत में डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड है, या इसके लिए कोई फॉरेन कोलैबोरेशन आपने किया है? ये एक बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्यों हम 5 साल का सेक्रीफाइस क्यों करें, क्यों नहीं हम बाहर से टेक्नोलॉजी ले आए या फिर कंसल्टेंसी ले लें और यहाँ पे रिवेन्यू स्टार्ट कर दें। बट देखा कि जिस तरह से हमारा निर्भरता आई मीन दूसरे देशों पे है, हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कई बार सेक्रीफाइस हो जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज की अपनी ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं। हो सकता है उनको हमारी वंदे भारत से ज्यादा एक और दूसरी हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर टाइम पर स्पेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। हो सकता है उनको हमारे ईएमयूज के बजाय उनको किसी और हाइड्रोजन ट्रेन के डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट जरूरत पड़े। तो एक इन हाउस और इंडिजिनाइज टेक्नोलॉजी सप्लायर्स, इंडियन आईपीआर की बहुत जरूरत थी, और इसके लिए देयर वाज लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे को इंडियन रेलवेज ने भी सपोर्ट किया हैंड होल्डिंग की, और वो जनरली करता भी है। मेक इन इंडिया का आपने पीछे देखा, बहुत बड़ा इनिशिएटिव आया। अब इंडियन रेलवेज या इंडियन रेलवेज जैसी कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं क्रिएटिंग इंडियन आईपीआर में, सो दैट हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की भी जो डिपेंडेंस है वो बाहर ना रहे, हमारे प्रोग्राम्स को प्रायोरिटीज मिले, और हम खुद यहाँ से प्रोडक्ट्स बना के रादर एक्सपोर्ट्स भी कर सकें। सो इसके अंदर हमने हमने बहुत महत्वपूर्ण आई वुड से माइलस्टोन को अचीव किया है, एंड दे हैव एप्रिशिएटेड इट लॉट। एक चीज फर्दर कहना चाहूंगा कि जब हमारा प्रोडक्ट अप्रूव भी नहीं हुआ था, हमारे पास अप्रूवल नहीं आया था सप्लाई के, उससे पहले भी इंडियन रेलवेज ने तकरीबन 175 या 190 करोड़ के परचेज ऑर्डर्स हमारे को दे दिए थे। दे वर कॉल्ड डेवलपमेंटल परचेज ऑर्डर्स, और उसके अंदर ये सिर्फ एक एनकरेजमेंट के लिए था कि सो दैट आप आगे बढ़िए, और हम ऑर्डर बुक्स की चिंता मत कीजिए, यू विल गेट ऑर्डर बुक्स। सो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। Oh, of course, this is very important, but I'm trying to understand how complex it is. That's A. B, what actually stopped Indian Railways in indigenizing this earlier? Because for the last more than 70 years, we have been independent. I can't really think of a reason good enough that was stopping us. चलो इसको ऐसा समझते हैं, बिफोर कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इट, कि हमारा अप्रूवल हमने कहा 2025 सितंबर में हुआ। उससे पहला अप्रूवल, हमारे से पहला अप्रूवल 2010 में हुआ था। 15 साल के बाद एक कंपनी को अप्रूव किया गया इस प्रोडक्ट के अंदर, 15 साल के बाद। इस दौरान कोई भी ग्लोबल कंपनी भी नहीं आई, राइट? करने के बाद तो कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो हमने भी जब ये जर्नी स्टार्ट की, जब ये R&D सेंटर, डेडिकेटेड R&D सेंटर बनाया, एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये एक इलेक्ट्रिकल डोमेन है,
एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डोमेन है, तो एक कोर टीम की जरूरत होगी जिसको जिसको पूरी इसकी जानकारी हो। बट ये वहां तक लिमिटेड नहीं था, बिकॉज आपको एक एनवेलप दे दिया जाता है जिसके अंदर बहुत बड़ा पावर हार्डवेयर को कंडेंस करके आपको डिजाइन करके कंडेंस करना है। तो बहुत इंट्रिकेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी जरूरत है। जब ये कर रहे थे तो हमने देखा कि अगर इतने कंडेंस्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे तो बहुत हीट इवॉल्व होगी। सो उसको डिसिपेट करना है, सो दैट वुड रिक्वायर व्हाट, दैट विल रिक्वायर अ गुड नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक फिजिक्स की टीम, थर्मोडायनेमिक्स की टीम की जरूरत पड़ी। और जब हम कर रहे थे तो हमारे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो करना ही था, साथ में एम्बेडेड डिजाइन, सो दैट इसके सारी स्कीमेटिक्स और बोर्ड्स के डिजाइन कर सके। ये दो टीम्स की भी जरूरत पड़ी। उसके बाद कंट्रोल्स इंस्ट्रूमेंटेशन की टीम की जरूरत पड़ी। तो ये 7 टीम्स, 6 से 7 टीम्स मिलके इस प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। और वाइल दे डिजाइन दिस, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है। ये डिजाइन, ये पीसीबी डिजाइन एक नॉर्मल पीसीबी डिजाइन नहीं है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक नॉर्मल नहीं है। ये सब जो ग्लोबल रेलवे के स्टैंडर्ड्स हैं टुवर्ड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इन सब के स्टैंडर्ड्स की मेथोडोलॉजी जो डिफाइन की गई है उसको फॉलो कर करके ही आपको डेवलप करना है। आप अपने तरीके से नहीं कर सकते। सो दे सो देन यू नीड मैन पावर हु वर first of all need who are trained in those standards, those methodologies, very exposed to railways, and parallelly know how to design these systems also. That is a biggest challenge. We fortunately had very good team leaders in terms of Dr. Pankaj Rastogi that had 30 years of experience completely into railways, completely into power electronics throughout his career. Similarly, उनके जो काउंटर पार्ट है संजय मान जी, he is a software leader and he had again about 30 years of experience completely into railways domain and completely into software engineering. तो इस तरह के लीडर्स ने मिलके टीम बनाई, जहां जहां पे टीम नहीं बन सकती थी वहां पे ट्रेनिंग दिया गया, और ट्रेनिंग करके सब टीम को करके कोहेसिवली इसको इसको डेवलप किया गया सर। वंडरफुल, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मोहित जी। थैंक यू सर। अब एक चीज मैं समझना चाहूंगा सर, कंपनी के फाइनेंसेस के बारे में। अभी कंपनी किस स्टेज पे है कमर्शियलाइजेशन में? हम एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं? रेवेन्यूज जो हैं थोड़े से बढ़े पिछले साल, पिछले साल FY25 में, एंड 26 में फिर से डिप हो गए। सो हम कमर्शियलाइजेशन और जो रेवेन्यू में कहाँ हैं हम अभी? ओके, पहले तो हम एक बर्ड आई व्यू से कंपनी को देखते हैं। बर्ड आई व्यू से जी। तो देखते हैं एक कंपनी जिसने एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, इसका अप्रूवल है सो दैट हम रेगुलरली सप्लाई कर सकें। उसकी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक फैक्ट्री में हम 20 प्रोपल्सन सिस्टम पर मंथ बना सकते हैं। और हम ये जब आते देख रहे थे अप्रूवल और ऑर्डर्स, तो उसी दौरान टाइम ना हमारा जाया हो तो हमने एक दूसरी फैक्ट्री रेप्लिका तैयार किया जिसमें एडिशनल 30 प्रोपल्सन सिस्टम्स बन सकते हैं। तो आज हमारे पास कैपेसिटी है 50 प्रोपल्सन सिस्टम्स पर मंथ बनाने की। इसकी प्रोडक्शन कमर्शलाइजेशन ऑलरेडी हो गया। हमने अपना फर्स्ट बैच 5 प्रोपल्सन सिस्टम्स का बनाया और मार्च के महीने में और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर हमने ऑलरेडी सप्लाई कर दिया चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को, जिसका पेमेंट भी आ गया है और ऑलरेडी इंस्टॉल होके कमीशन हो गए हैं सिस्टम्स। उसके बाद हमने सेकंड बैच अपना प्रोपल्सन सिस्टम का बनाया, दैट इज ऑलरेडी सप्लाइड और उसका पेमेंट भी आ गया है। थर्ड बैच का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग चल रहा है रेलवेज का, क्योंकि इसका फुल फ्लेज टेस्टिंग होता है बिफोर इट इज शिप टू रेलवेज इन अवर ओन फैक्ट्री। उनके इंस्पेक्टर्स, रेलवे के इंस्पेक्टर्स जो हैं वो आते हैं और इस पूरा इंस्पेक्शन करते हैं। तो कमर्शियलाइजेशन हो गया है इसकी, एज आई सेड बर्ड आई व्यू। तो वो कंपनी ऑलरेडी एक प्रोपल्सन सिस्टम बना रही है और सप्लाई कर रही है और पेमेंट्स ले रही है। तो अब क्या चाहिए? अप्रूवल है, फैसिलिटी है, मैन पावर है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है। सिर्फ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है सो दैट परचेजिंग करके इसको ऊपर लेके जाया जा सके। ओके, तो आपका रेवेन्यू पिछले साल डिप किन कारणों से हुआ? बहुत ही स्वाभाविक था। पहली चीज तो ये है कि जब भी, एक बार आप ये मत समझिए कि हमारा ये एक पहले बिजनेस था। क्या हम इसको ऐसे देखें एक बार के लिए कि एक स्टार्टअप कंपनी है या ग्रीनफील्ड कंपनी है? कोई भी जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस दौरान आपका ओपेक्स
बढ़ जाता है काफी, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपके रिवेन्यूज बढ़ते हैं और उस टारगेट रिवेन्यूज में आते हैं, सप्लाईज में आते हैं, तो देन यू स्टार्ट रिकवरिंग और आप वाइप ऑफ कर देते हो आपके नेगेटिव्स और आपका पॉजिटिव वो स्टार्ट हो जाता है। तो पिछला फेज कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे अपने प्लांट को, तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को थोड़ा रिलोकेट करना जरूरी हुआ। तो हमने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक दूसरी फैसिलिटी में रिलोकेट किया, वहां पे हमारा काफी टाइम जाया हो गया, उसके कारण थोड़ा डिप हुआ है रिवेन्यूज के अंदर। और क्योंकि ओपेक्स बढ़ गए थे, नई मैन पावर आ गई थी, नया इन्वेस्टमेंट्स हो गई थी, तो उस और रिवेन्यूज अभी प्रोपल्सन के स्टार्ट नहीं हुए थे, तो स्वाभाविक था स्टार्टिंग में नेगेटिव आता है। एक नई कंपनी होती तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कहते, एक पुरानी कंपनी चल रही है तो हम उसको लॉस कह देते हैं। तो सिर्फ यही एक समझने का फर्क है। ऑलराइट, ओके। फाइनली सर हम बात करते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशंस के बारे में। आपने जो प्राइसिंग सेट की है कंपनी के आईपीओ की, वो, अब मैं पीई रेशियो वगैरह की बात नहीं करूंगा क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, और ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कहें कि स्केलिंग अप मोड में है। लेकिन प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है आपका वो भी काफ़ी हाई है। ये कुछ पोस्ट इशू बेसिस पे निकल के आ रहा है, डाइल्यूशन को इंक्लूड करके 22 टू 23.5 ऑलमोस्ट, विच इज कंसिडरिंग लाइक इट्स वे टू हाई। सो इसके बारे में कुछ बताइए सर। As I said, that is a forward-looking, what should I say, forward-looking business. आप नहीं सर, इसको, दिस इज, as I said, अच्छा, सॉरी, जी। सॉरी, तो प्लीज आप कंटिन्यू। इसको हमारे एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूड बिजनेस के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप इस तरह से देख सकते हैं, एक कंपनी जिसने अभी कदम ही रखा है इस फील्ड के अंदर और 1,000 करोड़ की ऑर्डर बुक लेकर समेट लिया है इन द पैसेज ऑफ जस्ट 4-5-6 months टाइम, एंड फर्दर टेंडर्स आर अवेटेड, और इसका ऑर्डर बुक बढ़ता चला जाएगा। तो एक छोटी कंपनी जो 50-60 करोड़ थी, वो एकदम स्केल अप करके अगर 1,000 करोड़ में पहुंचती है, और फर्दर ईएमयूज, और ईएमयूज का भी फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली एक टेंडर हुआ, हमें 107 करोड़ का, 107 करोड़ का 6 ईएमयू ट्रेन का ऑर्डर मिला। एक ईएमयू ट्रेन का प्रपल्सन सिस्टम तकरीबन 14.5 करोड़ का होता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर मिलता है। तो ये एक बहुत ही एम्बिशन से, बहुत ही पोटेंशियल बिजनेस है। और अगर आप, जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं, वो समझते हैं कि अगर आप प्रोपल्सन सिस्टम में एंटर किए, तो आप यू विल जस्ट जंप योर रिवेन्यूज मल्टीफोल्ड जंप होंगे, और अगर आप एफिशिएंट होंगे तो देन ऑब्वियसली यू विल बी प्रॉफिटेबल एज वेल। सो इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग वेंचर, और आई वुड से आईपीओ। सर वो मुझे समझ में आई, आपकी, आपका जो लॉजिक है दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड एंड वेरी करेक्ट ऑल्सो। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है एज एन इन्वेस्टर, जब वो रेवेन्यूज ट्रांसलेट होंगे तो उस हिसाब से मार्केट इसकी प्राइस को डिस्काउंट कर देगा या प्रीमियम पे रखेगा, जैसा भी होगा, दैट्स अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म दैट हैज टू बी डन बाय द मार्केट इटसेल्फ। मार्केट इज वेरी एफिशिएंट दैट वे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़ते हैं तो वो प्योरली प्रॉमिस के बेसिस पे जुड़ रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर बुक्स हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, ऑर्डर बुक्स अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऑर्डर्स कैंसिल भी हो जाते हैं सर, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में होते हैं। तो सब कुछ प्रॉमिस पे चल रहा है। तो इससे बेहतर ये नहीं होता कि हम प्राइस अभी थोड़ी रीजनेबल रखते, और जो आपके साथ इन्वेस्टर्स अभी जुड़ रहे हैं वो इन्वेस्टर्स भी अगले 1-2 साल में अच्छा, उनको अपने निवेश पे फायदा होता। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम सिर्फ ऑर्डर बुक के ऊपर, वी आर नॉट स्टैंडिंग जस्ट ऑन द ऑर्डर बुक सर। वी ऑलरेडी हैव अप्रूवल टू सप्लाईज दिस सिस्टम, द सिस्टम्स आर बीइंग सप्लाइड, पेमेंट्स आर बीइंग रिसीव्ड। ये एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बन गया है, सिर्फ उसका स्केल छोटा है जिसको बड़ा करना है। तो अगर आप देखेंगे कि इसका इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन कैसे निकालना है, तो इसका कोई मेथड या मैकेनिज्म तो है नहीं। तो इसके लिए हमारे को और इन्वेस्टर्स को समझना ही होगा कि ये जो जो मेथडोलॉजी जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया, क्या वो 2 साल का जर्नी जिसके अंदर
बहुत ही रिगरस टेस्टिंग और 50,000 किलोमीटर ट्रेन चला, क्या वो काफी है फर्दर? काफी सिस्टम सप्लाई भी कर दिए जा चुके हैं क्या, व्हेन दे आर वर्किंग फाइन? तो बहुत ज्यादा स्वाभाविक लगता है, इट इट लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग दैट दिस टारगेट ऑफ ऑर्डर्स विल बी फुलफिल्ड, एंड दिस इज नॉट वन ऑर्डर, दिस इज नॉट कि आज आज ऑर्डर आया और ये वो हो जाएगा. The first product, it was the first product when we developed loco propulsion. It was a very conscious thought. 1951 1951 से देखेंगे लोकोमोटिव्स बनते आ रहे हैं हिंदुस्तान में, और आज 2026 है. बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिखेगी आपको ऑल थ्रू द जर्नी. एंड हमारे पास अगले 10 साल 15 साल का भी फोरकास्ट है कि आगे की कैसे लोकोमोटिव्स बनने जा रहे हैं, बिकॉज 5 साल का तो जनरली रेलवे की वेबसाइट्स के अंदर ही आपको दिख जाता है, अलॉन्ग विद द क्वांटम ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस थिंग. सो सिटिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑर्डर्स क्यों कैंसिल होंगे? और कैंसिल अगर आपको कुछ बाय चांस नेगेटिव मन में ऐसा सोच आती भी है, तो इट इज अ रिकरिंग रिक्वायरमेंट, हर साल दोबारा आ जाती है. और एक कंपनी नहीं फ्लोट करती टेंडर्स, देयर आर 6 7 8 कंपनीज दैट फ्लोट टेंडर्स. देयर ओवर एंड ओवर सितंबर में हुआ, चार टेंडर्स के अंदर हमारे को ऑर्डर्स मिल गए. कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं. तो इट इज नॉट एट ऑल अ थ्रेट when it comes to order booking. So orders मिलते जाएंगे. I mean there are other companies that have a big order backlogs. कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहे हैं. They are also catering नहीं, to ऑर्डर the बुक truck इज नॉट द कंसर्न. बेसिकली yeah. कंसर्न वैल्यूएशन का था, और ऑर्डर बुक का कैंसिल होना एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट है इसके लिए, जो कि आई होप यू विल अग्री, बीइंग इन द इंडस्ट्री ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, आपके ऑर्डर्स कैंसिल ना हो, मेरी भी ऐसी इच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है. तो अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से रखता हूँ सर. मैं एज एन इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूं? आप देखते हैं कि इंडियन रेलवे जैसी डिपेंडेबल कस्टमर या इंडस्ट्री, ये आप मानते हैं कि इंडियन रेलवे बहुत डिपेंडेबल कस्टमर है? एक लंबी जर्नी है जिसको तय करनी है. अभी तो बहुत सारे माइलस्टोन they have come into a very ambitious stage now, because we are talking about high speeds, lot of infrastructure modernization, we are talking about self reliance, we are talking about several other things, new technologies getting evolved within the trains. तो एक डिपेंडेबल जगह पे हम हैं ऑलरेडी. जब आप एक कोर उसका रेलवेज का पार्ट बन जाते हो, it is, hold on, when you become an integral part of a system, so then railways एक बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच से चलती है. दे अगर उनको माइग्रेट करना है इस सिस्टम से एक दूसरे एडवांस सिस्टम में, एक टेक्नोलॉजी से दूसरे में, दे विल हैंड होल्ड यू, दे विल नॉट डिस्टर्ब देयर सप्लाई इकोसिस्टम. मेरे को लगता है शायद ये रेलवेज में ग्लोबली ही पैटर्न है. अगर आप चाइना में देखेंगे, वहां पे भी बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, जापान में भी बहुत कोलैबोरेटिव, अपने सप्लायर्स को साथ ही लेके चलते हैं ऊपर. यूरोपियन यूनियन में भी पूरे यूनियन का ही इस तरह से स्ट्रक्चर है. इसी तरह से इंडियन रेलवेज भी बहुत हैंड होल्ड करके ऊपर लेके जाती है. तो इसीलिए हमारे को ये बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी लगी, डिपेंडेबल जर्नी लगी. दैट इज नंबर 1. सो जब ये डिपेंडेबल जर्नी है और हमारे पास आज ऑर्डर बुक है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि चलिए 3 महीने हमारे ऑर्डर बुक हम उस स्टेज में सप्लाईज नहीं कर पाए, 6 महीने नहीं कर पाए, उसके बाद स्केल अप करके तो करेंगे. और जब स्केल अप करके मान लीजिए एक बार के लिए अगर अगला कमिंग फाइनेंशियल ईयर हमने अपना ऑर्डर बुक कर दिया, तो वेयर विल द कंपनी स्टैंड in terms of revenue, and will there be end of it? We have already started our second product, research development start हो गया है. हमारे प्रोसीड्स भी देखेंगे, उसमें 21 करोड़ रुपया न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रखा गया है, जो कि काफी हद तक ईएमयू और मेमू के प्रोपल्सन सिस्टम के अंदर जाएगा. ऑर्डर हाथ में है, तो ये इमीडिएटली आफ्टर दिस लोकोमोटिव का जो जर्नी है उसके साथ फर्दर एड ऑन करके इसको और ऊपर के स्तर के ऊपर लेके जाएगा. तो आपको बिल्कुल प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड दैट इट इज अ डिपेंडेबल इंडस्ट्री, डिपेंडेबल कस्टमर, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट, लॉट ऑफ ट्रांजिशंस. जब भी आप एक ऐसे इंडियन रेलवेज या कोई भी रेलवेज फॉर्चुनेटली इज नॉट सैचुरेटेड बिजनेस, इट रिक्वायर्स एडवांसमेंट टाइम एंड अगेन, और एडवांसमेंट होती रहती है उसके अंदर. ऐसे बिजनेसेस जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होती रहे वो बहुत प्रोस्पेक्टिव होते हैं. सो
बट उसके लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत थी जो हमने बहुत ब्यूटीफुली डेवलप कर लिया है, एंड आई थिंक वी विल लिवरेज दैट। वेरी रिसेंटली वी हैव गॉट रिकॉग्निशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आल्सो। I think they will also support big time on the research activities that we want to carry on, and they have also appreciated a lot with the development of this loco system and also future projects. So please be rest assured about orders, dependability, about ऑर्डर बुक। आप वर्किंग कैपिटल को आने दीजिए, एंड वी अश्योर यू कि विद द गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर इन हैंड, everything is and already the supply is happening, we will be comfortably able to scale it up to that level. क्या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम स्टार्ट करते हैं, थ्री मंथ्स का ही तो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वर्किंग कैपिटल सॉरी मीन सप्लाई चेन का साइकिल है। यू विल सी I think the first phase of scaling up you will be able to see by October end, and then month after month, quarter by quarter, you will see substantial improvement in this these things. Okay, point well taken. सर, ये आज जो आपने प्रपल्जन सिस्टम डेवलप किया है, और आपने बताया कि इसके ग्लोबल सप्लायर्स जो हैं वही आपके ट्रू कॉम्पिटिटर्स हैं। Yes. आपने इसको बाहर फॉरेन मार्केट्स में कमर्शलाइज करने का कुछ इनिशिएटिव लिया है, या गोइंग फॉरवर्ड आपके ऐसे कोई एम्बिशंस हैं? Company का first and the foremost target is to scale up to reach 50 propulsion system per month. जनरली 1.65 करोड़ का लोकोमोटिव प्रोपल्सन सिस्टम होता है, तो हम 50 प्रोपल्सन सिस्टम पर मंथ सप्लाई करने की एबिलिटी बना दें ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो। जब ये बनाता है, ये स्टेबलाइज होता है, सबसे पहले इसको सपोर्ट करना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टेबल सस्टेनेबल बिजनेस है हमारे लिए। इमीडिएटली आफ्टर दैट वी विल टारगेट, एज आई सेड, EMU मेमू, और यस, immediately parallel to that we will start working on global plans. We already have plans to demonstrate our capabilities and products in a very big platform in Europe, which is the biggest railways event that happens once in 2 years. इस बार हम थोड़े से टाइट हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, but अगली बार you will see us there demonstrating that big time to the global players, and we will see hopefully global inquiries will start coming in from that platform. ऑलराइट, एक चीज और जिस पे आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, विदाउट मेकिंग एनी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, मैं देख रहा हूँ सर, पिछले 2 साल में जबकि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन 1%, 2.25% के आसपास रहा, और पिछले साल आपने बताया कि रिलोकेशन वगैरह हुआ, उसकी वजह से प्रॉफिट्स आपके डिक्लाइन हुए, कॉस्ट्स इंक्रीज हो गई। जनरली स्पीकिंग, हम ये किस लेवल का प्रॉफिट मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई डोंट रियली वांट यू टू मेक अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, बट मेरे पास विजिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। राइट, तो आप एक चीज को अप्रिशिएट करेंगे, एक छोटा सा बिजनेस 50-60 करोड़ का बिजनेस, इस बिजनेस ने पिछले 5 साल हमारे प्रोपल्सन सिस्टम के R&D एक्टिविटी को फंड किया। तो ये जितना भी प्रॉफिट्स आता था हमारा उस बिजनेस से, वो मोस्टली डाइवर्ट हो जाता था रेलवे प्रोपल्सन सिस्टम की R&D एक्टिविटीज के अंदर, और उसने पूरा संभाला, और इसके अंदर हमने इसको कैपिटलाइज नहीं किया, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। उसी के कारण आप जो देख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी स्मॉल। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू EBIT ऑफ आवर रेगुलर बिजनेस, कन्वेंशनल बिजनेस, दैट आल्सो इज वेरी गुड EBIT। तभी तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो तकरीबन महीने साल का एनुअली 7 से 8 करोड़ 9 करोड़ का रिक्वायरमेंट होता था, वो उसी बिजनेस से निकल के इसके अंदर इन्फ्यूज होता था, एंड तब भी बिजनेस प्रॉफिटेबल रहता था। वी एंश्योर दैट इट इज डन एट वेरी वेरी कंसिडरेबली, उसको कंसिडर करते वक्त बहुत ही ध्यान से किया जाता था इसको। और जब ये प्रोपल्सन सिस्टम के रिवेन्यूज आएंगे, वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आना लग जाएगा बुक्स के अंदर, ओवर एंड अबव ये प्रोपल्सन का प्रॉफिट साथ में ऐड हो जाएगा, विच विल बी मच एम्बिशियस, वी फील सो। सर, एबिटा लेवल पे कुछ बता सकते हैं आप? वी आर एडवाइस की जो बुक्स में हमने अभी दिया है, घोषित किया है, उससे ऊपर नहीं जाना है, और बट वी आर, जब 5 साल लगाए हैं तो आई एम श्योर कुछ तो होमवर्क किया होगा सर। ठीक है, बढ़िया बात है। ऑलराइट, मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस IPO की सक्सेस के लिए अग्रिम बधाइयाँ IPO सेंट्रल की तरफ से।
आपका दिन शुभ हो और IPO भी सफल रहे। Thank you Thank so you. very much for your blessings. Thank you very much. Thank you.